मिट्टी की खुशबू में दर्द छुपा था, किसानों का हर सपना दबा था। अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठी, तभी इतिहास ने नया मोड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वन एग्जाम हब पर, जहां इतिहास, राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान और रोचक तरीके से समझा जाता है। जो भी छात्र यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मंच बेहद उपयोगी है। आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन ही यही है, चंपारण सत्याग्रह 1917 को गहराई से समझना। मतलब हम ये जानेंगे कि कैसे बिहार के एक छोटे से जिले में घटी ये घटना गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह बनी। जी, और कैसे इसने एक वाटरशेड मोमेंट के रूप में काम किया। मतलब पहली बार अहिंसा और एकता का ऐसा सफल प्रयोग हुआ था जिसने पूरी की पूरी अंग्रेजी हुकूमत में एक डर पैदा कर दिया था। सच में ये बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। चंपारण के इस महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपनी ही उपजाऊ जमीन का मालिक है, लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जमीन को बंजर बना दे। हाँ बिल्कुल यही बात। मतलब ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस समय चंपारण के किसानों का रोजमर्रा का सच था। देखिए, इस क्रूर सच का जो आधिकारिक नाम था वो था तिनकटिया पद्धति। यूरोपीय बागान मालिकों ने एक बेहद ही अमानवीय व्यवस्था लागू कर रखी थी वहां पर। तिनकटिया मतलब वही ना जहाँ जमीन के 3 हिस्से पर कुछ उगाना होता था। हाँ जी, नियम ये था कि हर किसान को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर, मतलब हर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील यानी इंडिगो की खेती करना अनिवार्य था। अच्छा, पर यहाँ एक सवाल उठता है। मतलब 20 में से सिर्फ 3 कट्ठा ही तो था। हाँ, बाकी 17 कट्ठे पर तो किसान अपना अनाज उगा सकता था ना। फिर ये इतना बड़ा संकट कैसे बन गया? यहीं पर नील की खेती का जो असली विज्ञान है वो समझना होगा। नील का पौधा कोई साधारण फसल नहीं होती है। तो फिर क्या अलग था इसमें? इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। मतलब ये एक तरह से मिट्टी के लिए परजीवी का काम करता है, जो जमीन के सारे पोषक तत्व बहुत तेजी से सोख लेता है। बाप रे, मतलब जमीन को अंदर से खोखला कर देता था। बिल्कुल। जिस खेत में एक बार नील बो दिया गया, वो जमीन इतनी कमजोर हो जाती थी कि वहां चावल या गेहूं जैसी फसलें उगा ही नहीं जा सकती थी। किसान अपनी ही जमीन पर भुखमरी का शिकार हो रहे थे। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब चंपारण से हजारों किलोमीटर दूर 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में एक वैज्ञानिक आविष्कार होता है। सही कहा। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रंग यानी जर्मन सिंथेटिक डाई बना ली थी। और इसका असर सीधा चंपारण पर पड़ा, है ना? जी बिल्कुल। ये आविष्कार यूरोपीय बागान मालिकों के लिए एक जबरदस्त आर्थिक झटका साबित हुआ, क्योंकि सिंथेटिक डाई लैब में बनती थी तो जाहिर है ये प्राकृतिक नील की तुलना में बहुत सस्ती थी। और इसका रंग भी ज्यादा पक्का होता होगा। हाँ, और इसे बड़े पैमाने पर बनाना भी आसान था। तो इसके आते ही बाजार में प्राकृतिक नील की जो मांग थी वो धड़ाम से गिर गई। कीमतें रातों रात गिर पड़ी। तो अब चंपारण के बागान मालिकों के लिए नील की खेती फायदे का सौदा नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं। वो हर हाल में इस घाटे वाले व्यापार से बाहर निकलना चाहते थे। तो फिर ये तो किसानों के लिए जश्न मनाने का मौका होना चाहिए था। मतलब उन्हें तो बिना लड़े ही तिनकठिया से आजादी मिल रही थी। सामान्य अर्थशास्त्र तो यही कहता है, लेकिन साम्राज्यवाद का अर्थशास्त्र केवल शोषण पर काम करता है। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ भी कोई चाल चली? जी, बागान मालिकों ने सोचा कि वो अपने इस नुकसान की भरपाई भी उन्हीं गरीब किसानों की जेब से करेंगे। उन्होंने किसानों के सामने एक नई शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 3 कठिया व्यवस्था से आजाद कर देंगे, लेकिन इस आजादी की एक कीमत चुकानी होगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आज के दौर में कोई बैंक किसी को धोखे से क्रेडिट कार्ड दे दे और जब उसे बंद करवाना हो तो लाखों रुपए का कैंसलेशन चार्ज लगा दे। बहुत सटीक उदाहरण है, और इतिहास में इस भारी जुर्माने को तावान कहा गया। ये एक मुश्त रकम थी जो किसानों को खेती छोड़ने के बदले देनी थी। बाप रे, खेती छोड़ने के भी पैसे? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और तरीका निकाला गया, शराबेशी, जिसका मतलब था लगान में मनमानी और अवैध वृद्धि। तो जो किसान पहले से बंजर जमीन और भुखमरी से जूझ रहे थे, उन पर ये नया आर्थिक बोझ लाद कर उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया होगा। बिल्कुल। और इस अमानवीय व्यवस्था और शोषण के गहरे अंधकार के बीच प्रवेश होता है एक साधारण लेकिन बेहद जिद्दी इंसान का, राजकुमार शुक्ल।
चंपारण का एक ऐसा किसान जिसने ठान लिया था कि अब इस अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी ही होगी। का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। उनके पास न तो कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत थी, न ही कोई सेना थी। हाँ, लेकिन उनके पास चंपारण के दर्द की एक प्रामाणिक आवाज थी और यही आवाज लेकर वे 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहुंच गए थे। सही कहा। वहीं पर राजकुमार शुक्ल की पहली बार गांधी जी से मुलाकात होती है। तो क्या उन्होंने गांधी जी को सब कुछ बता दिया था? हाँ, शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि वो खुद आकर इस दुर्दशा को देखें। लेकिन जहां तक मुझे याद है, गांधी जी ने तुरंत हाँ नहीं कहा था, है ना? नहीं, गांधी जी का काम करने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित था। वे बिना पूरी स्थिति को समझे किसी भी नए मुद्दे में नहीं कूदते थे। तो उन्होंने शुरुआत में थोड़ी टालमटोल की। लेकिन वे राजकुमार शुक्ल की जिद को नहीं जानते थे। सुनने वालों को बता दें कि शुक्ल जी गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर गए। बिल्कुल। और जब गांधी जी वहां से निकले तो वे उनके पीछे पीछे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू, अब तो कोई तारीख तय कर दीजिए। क्या बात है! उनकी इस अटूट जिद ने आखिरकार गांधी जी को सोचने पर मजबूर कर ही दिया। जी, और अंततः गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी हो गए। और यहीं से शुरू होता है भारतीय इतिहास का वो पन्ना जिसे हर प्रतियोगी परीक्षा के छात्र को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हाँ, तारीख थी 15 अप्रैल 1917, जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं, जो चंपारण का मुख्यालय था। उनके स्टेशन पर कदम रखते ही ब्रिटिश प्रशासन के कान खड़े हो गए। प्रशासन इस कदर घबरा गया कि उन्होंने तुरंत जिले में धारा 144 लागू कर दी। हाँ, और पुलिस कमिश्नर ने तो गांधी जी को एक आधिकारिक नोटिस भी थमा दिया था, जिसमें आदेश था कि वे तुरंत अगली ट्रेन से चंपारण छोड़कर चले जाएं। बिल्कुल। और यहीं पर गांधी जी ने वो दांव चला जिसने भारत में अहिंसक सविनय प्रवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की नींव रखी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया उस नोटिस का? उन्होंने प्रशासन को एक लिखित जवाब भेजा कि वे चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे और इसके लिए जो भी कानूनी सजा होगी उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। रुकिए, अगर गांधी जी ने साफ साफ सरकारी आदेश तोड़ने की बात लिखकर दे दी थी और धारा 144 लगी हुई थी, तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाल दिया? यही वो मनोवैज्ञानिक जाल था जो गांधी जी ने बुना था। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत हिंसक विद्रोह को कुचलना जानती थी। अगर गांधी जी पत्थर फेंकते तो पुलिस तुरंत गोलियां चला देती। हाँ, वो तो अंग्रेजों का पुराना तरीका था। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति पूरी विनम्रता से कह रहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। मैंने आपका कानून तोड़ा है, आप मुझे सजा दीजिए। इस शांतिपूर्ण बात ने तो ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था को एकदम शॉर्ट सर्किट कर दिया होगा। बिल्कुल। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत अदालत के उस दृश्य में मिला। जब गांधी जी को अदालत में पेश किया गया तो मोतिहारी की अदालत के बाहर हजारों किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। उन गरीब शोषित किसानों के मन से सालों का जो पुलिसिया खौफ था, वो जैसे हवा हो गया था। वे सब अपने मसीहा के समर्थन में वहां निडर होकर खड़े थे। जी, और अदालत के अंदर जज पसीने से तरबतर था। अगर वो गांधी जी को जेल भेजता तो बाहर खड़ी हजारों की भीड़ बेकाबू हो सकती थी। और अगर छोड़ देता तो ब्रिटिश सत्ता की हार होती। मतलब जज बुरी तरह फंस गया था। सही कहा। प्रशासन इतना लाचार महसूस कर रहा था कि जज ने गांधी जी को बिना जमानत के ही रिहा कर दिया और कुछ ही दिनों बाद तो पूरा केस ही वापस ले लिया गया। वाह, केस वापस लेना एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन एक सवाल है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तोड़-फोड़ के दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को तिनकठिया खत्म करने पर कैसे मजबूर किया गया? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। वो हथियार कोई बंदूक या लाठी नहीं थी, वो था वैज्ञानिक जांच, मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और डेटा। अच्छा, तो गांधी जी ने डेटा का इस्तेमाल किया? जी, गांधी जी एक बहुत ही कुशल वकील थे। वे जानते थे कि हवाई भाषणों से ब्रिटिश सरकार नहीं झुकेगी, उन्हें कागजी सबूत चाहिए थे। लेकिन ये काम कोई आसान नहीं रहा होगा। हम 1917 की बात कर रहे हैं, कोई इंटरनेट नहीं और सामने डरे हुए अनपढ़ किसान। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसके लिए गांधी जी ने देश के बेहतरीन युवा वकीलों की एक पूरी फौज तैयार की। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और महादेव देसाई जैसे दिग्गज उनके साथ जुड़ गए। मतलब पूरी एक लीगल टीम बना ली थी उन्होंने। बिल्कुल। ये सभी नेता गांव-गांव गए,
उन्होंने पेड़ों के नीचे टेबल लगाई और किसानों को बुलाकर उनकी आपबीती दर्ज करना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश पुलिस भी तो चुप नहीं बैठी होगी। उन्होंने किसानों को डराने की कोशिश नहीं की। पुलिस वहां मौजूद रहती थी। इसीलिए गांधी जी ने अपने सहयोगियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी किसान का बयान बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के दर्ज न किया जाए। अच्छा, मतलब पूरी तरह से जिरह की जाती थी। हाँ, अगर कोई किसान बड़ा चढ़ाकर बात बोलता तो उसका बयान हटा दिया जाता था। केवल वही तथ्य लिखे गए जो 100% सच थे। कमाल की रणनीति है। और इस तरह से उन्होंने लगभग 8,000 से अधिक किसानों के लिखित बयान दर्ज किए। सोचिए, 8,000 पुख्ता सबूतों की एक विशाल फैक्ट फाइल तैयार हो गई। जी, हर एक बयान बागान मालिकों के शोषण का जीता जागता दस्तावेज था। जब 8,000 सबूतों का ये पहाड़ सरकार की मेज पर रखा गया तो उनके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो फिर सरकार को झुकना ही पड़ा होगा। बिल्कुल, सरकार को मजबूर होकर मामले की जांच के लिए एक आधिकारिक समिति बनानी पड़ी, जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और इस कमेटी की सबसे खास बात यह थी कि सरकार को मजबूर होकर गांधी जी को भी इसका एक सदस्य बनाना पड़ा। समिति की बैठकों में गांधी जी ने किसानों का पक्ष इतने तार्किक ढंग से रखा कि बागान मालिकों के वकीलों की एक न चली। तो क्या कमेटी ने मान लिया कि बागान मालिक गलत थे? बिल्कुल। कमेटी को सर्वसम्मति से ये मानना पड़ा कि किसानों की शिकायतें एकदम सही हैं। और फिर सरकार ने कानून बनाकर उस दशकों पुरानी शोषणकारी तिनकटिया पद्धति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये तो बहुत शानदार जीत थी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। गांधी जी ने अवैध रूप से वसूले गए तावान की वापसी मांगी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल मांगी थी। पर बागान मालिक केवल 25% पैसा वापस देने पर अड़े थे। और हैरानी की बात यह है कि गांधी जी ने इस 25% के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्या ये एक तरह की हार नहीं थी? पहली नजर में ये एक आर्थिक हार लग सकती है, लेकिन असल में ये गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? देखिए, लड़ाई पैसों की मात्रा की ही नहीं, लड़ाई सिद्धांत और प्रतिष्ठा की थी। यूरोपीय बागान मालिक खुद को अजय मानते थे। मतलब बात 100% या 25% की नहीं थी। बात ये थी कि क्या अंग्रेज अपनी जेब से 1 रुपया भी वापस कर रहे हैं? एकदम सटीक। 25% ही सही, लेकिन पैसा वापस करने का मतलब था कानूनी रूप से ये कबूल करना कि उन्होंने चोरी की थी। ओह, तो जैसे ही उन्होंने ये पैसा वापस किया, उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। जी, गांधी जी ने समझाया कि ये 25% की वापसी बागान मालिकों के लिए किसी आर्थिक झटके से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा का विनाश है। ये तो सच में मनोवैज्ञानिक युद्ध की चरम सीमा थी। साबित कर दिया कि अंग्रेज भगवान नहीं है, उन्हें भी झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों? तिनकटिया खत्म हो गया, हरजारा मिल गया, बागान मालिकों का घमंड टूट गया। अब और क्या बाकी था? गांधी जी की दृष्टि बहुत व्यापक थी। उनका मानना था कि एक डरा हुआ, अनपढ़ और बीमारियों से जूझता समाज कभी भी अपनी आजादी को लंबे समय तक संभालकर नहीं रख सकता। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि सिर्फ अंग्रेजों को हराना काफी नहीं है, समाज को भीतर से मजबूत करना भी जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने चंपारण के विभिन्न गांवों में बुनियादी स्कूल खोलने शुरू किए। शिक्षा के साथ साथ साफ सफाई और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया। और इस पूरे सामाजिक सुधार अभियान में एक नाम ऐसा है जिसके बिना चंपारण की कहानी पूरी नहीं हो सकती, कस्तूरबा गांधी। जी, कस्तूरबा गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बा कहते थे, उन्होंने चंपारण के इस जमीनी बदलाव में एक सेनापति की भूमिका निभाई। उन्होंने और देश भर से आए अन्य स्वयंसेवकों ने मिलकर महिला शिक्षा और विशेषकर स्वच्छता पर अद्भुत काम किया था। सही कहा। बा खुद गांवों की महिलाओं के बीच जाती थीं और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती थीं। ये एक ऐसा काम था जिसने समाज की जड़ों को सींचा। और चंपारण सत्याग्रह की इस पूरी सफलता से जहां अहिंसा और डेटा कलेक्शन का एक साथ प्रयोग हुआ, पूरा देश गहराई से प्रभावित हुआ। बिल्कुल। और इसी ऐतिहासिक अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के इस निस्वार्थ स्वरूप को पहचानते हुए उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी। वाओ, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी अब भारत के लिए महात्मा गांधी बन चुके थे। हाँ। अगर हम इस पूरे सफर को समेटें और इसकी विरासत की बात करें
तो चंपारण ने आने वाले भारत को क्या दिया? सबसे बड़ी चीज जो चंपारण ने दी वो थी खौफ से आजादी। आम भारतीय के दिल में गोरे साहबों और उनकी बंदूकों का जो डर बैठा हुआ था वो टूट गया। हाँ, जनता को अपनी एकता और अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया था। जी। और दूसरा, भारत को एक ऐसा अखिल भारतीय नेता मिला जिसके पास एक प्रूवन रणनीति थी। चंपारण वो प्रयोगशाला थी जहां भविष्य के सभी बड़े जन आंदोलनों की नींव रखी गई। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर सही दिशा में पुख्ता तथ्यों के साथ कदम बढ़ाया जाए तो कोई भी सत्ता अजेय नहीं है। बिल्कुल। हम बस यही कहना चाहेंगे, जब अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठती है तो लाखों लोगों में हिम्मत जगती है। चंपारण हमें सिखाता है सत्य और अहिंसा से भी इतिहास बदला जा सकता है। जिन छात्रों को ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में और पूरी गहराई के साथ समझना है, वे वन एग्जाम हब को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नया नजरिया मिलेगा। अगर कोई अहमदाबाद मिल हड़ताल या खेड़ा सत्याग्रह की रणनीतियों के बारे में भी इसी तरह विस्तार से जानना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए कि सही ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।